नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, जितने भी हिंदुओं को टारगेट किया गया और कुछ हिंदुओं को मार दिया गया, उन सब के बारे में आप सभी ने जरूर सुन लिया होगा। पर अब हमारे सोशल मीडिया पर जिन चीज़ों को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं, उन चर्चाओं को आज मैं आपके साथ में साझा करने वाली हूं, क्योंकि एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकल के आई कि हेमंता बिस्वा शर्मा का यह कहना है कि कुछ ही समय में असम बांग्लादेश का हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश बन जाएगा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बांग्लादेश के मैप की बात करें तो बांग्लादेश में 2 चिकन नेक हैं, जिसे काटने को लेकर भी भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं और बोला जा रहा है कि कम से कम बांग्लादेश को लेकर अब तो भारत सरकार अपनी चुप्पी तोड़े, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा इजराइल के साथ में भारत को कनेक्ट किया जा रहा है कि अगर एक इजराइल की एक यहूदी व्यक्ति की मौत हो गई होती तो आज बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कई प्रकार की बमबारी कर दी होती। पर यहाँ भारतीय हिंदू की मौत हो जाए या फिर किसी और देश में भी हिंदू को मार दिया जाए, फिर भी भारत सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है, जिसे लेकर लोगों में अब गुस्सा बढ़ते जा रहा है। और इन्हीं गुस्से के बीच में अब पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी देने का काम किया है और ये बताना चाह रहा है कि अब हम बांग्लादेश के साथ में हैं। अगली बार अगर युद्ध हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ में भारत को नहीं लड़ना, बल्कि बांग्लादेश के साथ में भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम कई प्रकार की खबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश, और हमारे देश के मैप के साथ में ही फ्री में मिलने वाला एक मैप जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बांग्लादेश का मैप। और इसी बांग्लादेश के चिकन नेक को काटने को लेकर अभी हाल ही में भारत के सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही चर्चा चल रही है। चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि यहाँ पर सीमा लगती है मेघालय की। आप सभी को याद होगा कि मेघालय सरकार पिछले कई सालों से, यानी कि 2008 से लगातार डिमांड करते आई है कि इस चिकन नेक को, ऊपर वाले चिकन नेक को काटकर रंगपुर का रास्ता चौड़ा कर दिया जाए, ताकि हमारी सकरी पट्टी 22 किलोमीटर का जो भारत का चिकन नेक है वो भी चौड़ा हो जाएगा और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो हैशटैग चलाया जा रहा है कि कम से कम भारत सरकार अब एक्शन के मूड में आ जाए, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान ही बन चुका है छोटे तरीके से, और ये पाकिस्तान की तरह ही भारत के साथ में पंगा लेने का काम कर रहा है। क्योंकि आपको मैं यहाँ याद दिला दूं कि कुछ ही समय पहले हाफिज सईद, आप सभी ने इसका नाम जरूर से सुना होगा, जो कि एक पाकिस्तान का आतंकी है, और इसकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि अगली बार भारत कतई इस फिराक में ना रहे कि भारत के ऊपर इस तरफ से हमला होगा, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से हमला होगा। बल्कि पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि कहां से हमला किया जाएगा? बांग्लादेश में। और हमला कौन करेगा? बांग्लादेशी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी यहां बैठकर हमला करने वाले हैं। आप देखिए, ये दोनों ही कभी भारत के हिस्से हुआ करते थे, छोटे छोटे से देश हैं, और आज भारत को लगातार आंख दिखाने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही अभी कुछ न्यूज़ एजेंसी की तरफ से इस बात को भी क्लियर कहा गया कि बांग्लादेश में जो ये बवाल हो रहा है उसमें चुनाव तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, पर इसके साथ साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर बांग्लादेश करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर बैलेंस बिगाड़ने में लगा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भी चुनाव आने हैं, और पश्चिम बंगाल से लगातार घुसपैठियों को बांग्लादेश फेंका जा रहा है, और बांग्लादेश इस वजह से भी भारत से कई ज्यादा नाराज है। अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कई बार मुसलमान विरोधी यहाँ पर भाषण देते आए हैं, और इस बार इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अगर हालात नहीं बदलें तो असम खुद ही बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो सारी बातें आपको सुनने में मिली है ना, ये आधी अधूरी जानकारी है। आप इस पूरी बात को जरा सुनिएगा कि ये सोशल मीडिया पर ये सारी बातें क्यों फैलाई जा रही है। यहाँ पर देखिए, अगर हम असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें तो उन्होंने एक टीवी के सामने अपनी बात को रखते हुए कहा कि असम खुद ही बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा, पर कैसे बनेगा वो आगे आप जरा सुनिए। इनके द्वारा कहा गया कि असम के अंदर अगर आज 100% आबादी है, अगर 100 लोग वहां पर खड़े हैं तो उनमें से 40 लोग अवैध घुसपैठिए हैं जो कि बांग्लादेश से आकर बस गए हैं, और ये असम में आज नहीं आए हैं। 1971 के बाद से ही लगातार थोड़ी थोड़ी संख्या में आते रहे, यहाँ पर आ गए, यहाँ की बेटियों से विवाह किया और यहीं बस गए और उनके बच्चे तक पैदा कर दिए। तो इनकी तरफ से कहा गया कि अगर 100 आबादी है, 100 लोग खड़े हैं, तो उनमें से 40 अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी ही नजर आते हैं। और अभी आप सभी जानते हैं कि एसआईआर अभी तो असम में शुरू नहीं हुआ है, अगर यहाँ शुरू हो जाएगा तो इनको भी बाहर फेंक दिया जाएगा। अब असम के मुख्य
मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अगर कुछ ही समय में 10% आबादी और बढ़ जाती है, क्योंकि 40% आबादी इन्होंने बताई है अवैध घुसपैठियों की और 60% आबादी बताई है असम वालों की। अगर 10% अवैध घुसपैठिए और बढ़ जाते हैं तो 50% अवैध घुसपैठिए हो जाएंगे और 50% हो जाएंगे कहां के, भारत के लोग। और जब ये 50-50 हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये लोग किस प्रकार का एक्शन लेने वाले हैं। और इनका यह कहना था कि अगर इस स्थिति को अभी नहीं सुधारा गया, बांग्लादेश के ऊपर भारत सरकार ने किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया, तो आज पाकिस्तान जिस प्रकार से कश्मीर को लेकर या पाकिस्तान हर बात पर भारत की नाक में जिस प्रकार से दम करता है, उसी प्रकार से आने वाले टाइम में बांग्लादेश भी दम करेगा, क्योंकि असम के अंदर इसकी 50-50% जनता हो जाएगी और फिर चाह के भी असम की सरकार यहां पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकती। इसीलिए इन्होंने केंद्र सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए इस प्रकार की बात यहां पर रखी थी। अब आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है धुबरी जिला, जो कि असम में सबसे ज्यादा यहीं पे घुसपैठिए आपको दिखाई देंगे। कई सारी जगह हैं वैसे तो, पर धुबरी में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देंगे और यहीं पर ज्यादातर जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई भी चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं और अब देखिए जरा, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, और ऐसी ही स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान की। आप सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान की कमर टूट गई है, फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक नए नेताजी निकल के आए हैं। ये पाकिस्तान का नया नेता है जिसका नाम है कामरान सईद उस्मानी। इसकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि अगर भारत ने बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारी मिसाइल एकदम यहां पर रेडी है, हमारी मिसाइलों की तरफ से हम हमला करने वाले हैं। और आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस प्रकार से पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ में डिफेंस डील कर चुका है, वैसा ही यहां पर प्रस्ताव रख चुका है बांग्लादेश के सामने। तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पर वार मतलब पाकिस्तान के ऊपर वार, और हम एक बार फिर से भारत के साथ में युद्ध लड़ने के लिए रेडी हैं। आप सभी जानते हैं ना, अभी कल ही 4330-20 करोड़ के आसपास जो है PIA यानी कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस की नीलामी हो गई है, फिर भी पाकिस्तान को यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा इसकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन्हें आप सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा शॉक्ड लगने वाला है। पाकिस्तान का ये नेता जिसका नाम है कामरान सईद, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी पे भी, ट्विटर, आप यूट्यूब किसी पे भी जाके अगर इसका वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। भारत के खिलाफ बहुत बुरी तरीके से जहर उगलने का इसने काम किया है। इसकी तरफ से कहा गया है कि भारत चाहता है कि मुसलमान ही मुसलमान के साथ में लड़ाई लड़े, पहला रीजन इसने बनाया। दूसरा बताया है कि भारत के लोग जो हैं वो बांग्लादेश और पाकिस्तान वालों का खून पीने का काम यहां पर कर रहे हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट भी इसकी तरफ से कहा गया। और मैं भारत को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर दम है तो बांग्लादेश के ऊपर हमला करके दिखाए, हमारी मिसाइल तुमको जवाब देने के लिए एकदम रेडी बैठी है। और इसकी यहां पर तारीफ करी है जिसका नाम आप सभी जानते हैं, उस्मान हादी, जो कि एक प्रकार का जिहादी था और इसकी यहां पर मौत हो गई, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग पूरी तरीके से पागल भी यहां पर हो चुके हैं। इसके साथ ही आप जरा सुनिए, ये पाकिस्तान का कामरान सईद आगे और कहता है कि चाहे जिस प्रकार से पाकिस्तान का पानी रोक दिया था भारत ने, वैसा ही पानी अगर बांग्लादेश का रोकने का मन बना चुका है तो भले ही रोक लो। अरे तुम पहले अपने प्रधानमंत्री से जाकर, आसिफ मुनीर से जाकर स्थिति पूछ लेना कि भारत जिस प्रकार से पानी रोकने की बात करता है तो तुम्हारी हालत क्या हो जाती है। और अगर बांग्लादेश को लेकर भी जो भारत और बांग्लादेश का फर्क का परियोजना चला रखी है, अगर इसको बैन कर दिया जाएगा तो बांग्लादेश के लोगों को भी खाने के लाले पड़ जाएंगे, ये भी तुम्हारे जैसे ही कंगाल हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये बोल रहा है कि जिस प्रकार से सिंधु नदी का पानी रोका है, वैसे ही तुम चाहो तो गंगा का पानी भी रोक सकते हो। मतलब एक नई स्कीम बता रहा है भारत को आगे होकर। आगे देखिए, ये दोनों के दोनों कंगाल जो हैं भारत के साथ में मुकाबला करने के लिए बोल रहे हैं कि हम मिलकर अब लड़ाई लड़ने वाले हैं भारत के साथ में। अब ये खबर तो आपने सुनी है, शायद अब जो मैं खबर आपको देने जा रही हूं, अब जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, शायद इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, शायद आज पहली बार इसके बारे में सुनने जा रहे हैं। आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप, और हमारे देश के मैप में अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है ममता दीदी का गढ़, जिसे क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। इससे पश्चिम बंगाल की सीमा कुछ ज्यादा ही टच होती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ में। अब इस पश्चिम बंगाल के मैप को अगर हम जूम करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अगर इस तरह हम चलेंगे, इसकी सीमा लग रही है ना बांग्लादेश के साथ, आप समझ गए।
अगर हम इस तरफ चलेंगे तो मैंने अभी 2-3 दिन के पहले के वीडियो में बताया था कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 58.2 लाख से ज़्यादा घुसपैठिए पकड़ में आ चुके हैं। मतलब घुसपैठिए तो क्या, अवैध लोग हैं कुल मिलाकर। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग जो हैं अवैध रूप से रह रहे थे। अलग अलग टाइप की जो है सूची आई हुई थी, जिसमें 58.2 लाख लोगों के नाम कटे थे। और मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ परगना यानी कि उत्तर परगना और इसके अलावा मुर्शिदाबाद और मालदा, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवैध घुसपैठिए थे। ये बताया था ना मैंने। अब जरा सुनिए हुआ क्या था। ये जो नॉर्थ परगना है, उत्तर परगना जो है, इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर जाने के लिए एक गुप्त सुरंग मिली है अभी हाल ही में। और ये गुप्त सुरंग मिली कहां से है, तो ममता दीदी के टीएमसी का जो एक कार्यकर्ता है, एक जो नेता है जिसका नाम है सद्दाम, उसके घर में इस सुरंग का रास्ता है। मतलब अगर उसके घर से होते हुए आप उस सुरंग से सीधा अगर जाना चाहेंगे तो सीधा बांग्लादेश में पहुंचेंगे। घने रास्ते से होते हुए जाएंगे आप। यहाँ पर आपको लाइट की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, खाने पीने की सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी, A to Z व्यवस्था यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते होंगे, किस प्रकार से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर बुलाया जाता होगा और उनसे वोट यहाँ पर डलाया जाता होगा, वो भी आप अच्छे से मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अभी तो सद्दाम के घर में यहाँ पर हमको सुरंग देखने को मिली है। तो सोचिए जरा, कई सारे ऐसे कार्यकर्ता मौजूद होंगे जिनके घरों में कई प्रकार की सुरंगें अभी भी मौजूद होगी। और ऊपर से यहाँ ममता दीदी हर बार अपने बयान में बोलती आई हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है सुरक्षित करने का काम पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं है, ये काम तो केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में ही आती है इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इसीलिए यहाँ पर बीएसएफ जिम्मेदार है। हमारी सेना तक को नहीं छोड़ा, हमारी सेना तक के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि बीएसएफ ही क्या कर रही है, इन घुसपैठियों को घुसाने का काम करती है। दूसरा कहा गया कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि जो जो इलाके जहां जहां फेंसिंग नहीं हो रखी है वो फेंसिंग करवा दो। तो उसके लिए भी मोहतरमा नहीं मान रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुकी है, फिर भी ये फेंसिंग यानी कि बॉर्डर पर जो तार लगाए जाते हैं उसके लिए अभी भी रेडी नहीं हो रही है। इसके अलावा एसआई और एनआरसी को बड़ा खतरनाक बता रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके कैसे कैसे कार्यकर्ता होंगे जिनके घरों में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ये भी आपको समझ में आया। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है अब भारत को पिघालने की कोशिश कर रहा है, रिश्ते वापस से सही करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस का कॉल आता है भारत सरकार के पास में। भारत से बोला जाता है कि हमें 50,000 टन चावल चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ गए हैं 2024 के बाद में। और अब मोहम्मद यूनुस की अक्ल थोड़ी बहुत ठिकाने आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाई साहब के ऊपर इल्जाम लग गया है उस्मान हादी की मौत का। अब आप बोलोगे ये क्या था? कल तो इल्जाम लग रहा था भारत के ऊपर, कल इल्जाम लग रहा था अवामी लीग पार्टी यानी कि शेख हसीना की पार्टी पर, और अब कैसे जो है मोहम्मद यूनुस के ऊपर इल्जाम लग गया, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, मोहम्मद यूनुस भाई साहब जो हैं भारत के साथ में रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि अच्छे करना चाहते हैं। इसीलिए ये बोल रहा है कि भाई 50,000 टन जो है मुझे चावल चाहिए, दे दो। और आप जरा सुनिए, ये हमारे यहाँ से लेके जाएंगे, हमारे यहीं का खाएंगे और भारत के विरोधी नारेबाजी लगाएंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि इसने मांगा और भारत सरकार ने मंजूरी दे दी। भारत ने बोला और ठीक है, दे देते हैं आपको, आपके साथ में रिश्ते सही करते हैं। क्यों भाई? जब भारत के एक हिंदू को मार दिया गया, भारत के ही हिंदू हम बोलेंगे, क्योंकि अमित शाह ने अभी कल परसों ही स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया में जहां पे भी हिंदू है, खास करके भारत के पड़ोसी देशों में, जितना भारत आज के हिंदुओं का है उतना ही भारत आसपास के पड़ोसी देशों में अगर कोई हिंदू बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है तो भारत के दरवाजे सातों पहर 24 घंटे उसके लिए खुले हुए हैं, वो आ सकता है। तो अब बांग्लादेश के साथ में रिश्ते सुधारने की कहां जरूरत थी, जबकि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे चुका है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना बता चुका है, भारत के चिकन नेक को काटने की बात कर चुका है, चीन में जाकर न्योता देके आ गया था। तो इसको चावल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी भारत को, फिर भी भारत ने यहां पर इसको चावल दे दिया। अब ये सारी चीजें तो आपको समझ में आई होगी, पर इसके साथ ही जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टडीज किए हुए प्रोफेसर की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था और इनका नाम है राजकुमार। इन्होंने बोला कि अब तक जो मुसीबत आपको देखने को मिली है ना, वो तो बहुत छोटी मुसीबत है, क्योंकि असली मुसीबत भारत की तरफ अब बढ़ रही है। और असली मुसीबत कौन है? ये है असली मुसीबत। ये कौन है? तो जरा सुनिए इसके बारे में है कौन ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका नाम है तारिक रहमान। यहाँ पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार भी कर रखा है। तारिक रहमान कौन है? तो ये है खालिदा जिया का बेटा। खालिदा जिया कौन है? तो जिस प्रकार से शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं,
ठीक उसी प्रकार से खालिदा जिया भी यहाँ की प्रधानमंत्री रह चुकी है और उसी का बेटा है ये, यानी कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री पद का ये दावेदार है। क्योंकि 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के अंदर राष्ट्रीय चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव होने हैं, इसलिए भाई साहब अब विदेश से लौट आए हैं। कितने सालों बाद? कई सारे साल बाद, यानी कि 32 साल के बाद ये लौट के आ रहा है। इसके बारे में सुनो क्यों भारत के विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं इसके आने से पहले। इसका नाम है तारिक रहमान। 1971 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें खालिदा जिया के साथ में इसने मिलकर लड़ाई लड़ी, इसको गिरफ्तार किया गया और 16 दिसंबर को जब आजादी मिली बांग्लादेश को, उसके साथ इसको भी आजाद कर दिया गया। 1988 में आते आते बांग्लादेश की राजनीति में पहली बार इसने एंट्री करी थी मां खालिदा जिया के साथ में। 1994 में कार्डियोलिस्ट के डॉक्टर जुबैदा रहमान के साथ में इसने निकाह किया। 2004 में ये सबसे ज्यादा चर्चा में आया था। बहुत ज्यादा बांग्लादेश के और भारत के लोगों ने, यहां तक कि पाकिस्तान के लोगों ने इसको सर्च किया, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की जो रैली निकल रही थी उसके अंदर भाई साहब ने फेंक दिया ग्रेनेड, है ना। और जैसे ही ग्रेनेड फेंका उसके बाद में आजीवन कारावास हुआ और उसी सजा से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 के अंदर ये लंदन भग कर चला गया। वहां से जाने के बाद 2014 में चुनाव बहिष्कार का ऐलान करने पर राजद्रोह का मुकदमा तक इसके ऊपर दर्ज हो गया। 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई, फिर भी भाई साहब जेल नहीं गया। मतलब किसी नेता के, पॉलिटिशियन के अगर कोई बेटा है, कितना भी बड़ा गुनाह कर दें उसको छोड़ दिया जाता है। और ऐसा ही संविधान है भारत का, कठोर और लचीला इसी वजह से कहा गया कि अगर गरीब छोटा मोटा गुनाह कर दे तो उसको सालों जेल के अंदर सड़ना पड़ता है, और बाद में अगर वो बरी भी हो रहा है, बोला जा रहा है कि भाई उसने कोई गलती नहीं करी थी, तो कोर्ट की तरफ से बोल दिया जाता है भाई तुम बरी हो। मतलब इतने साल उस इंसान के बर्बाद हो गए, उसका कोई लेना देना नहीं है। पर वहीं अगर कोई अमीर है या फिर कोई राजनेता का बेटा है तो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग करें या फिर किसी के ऊपर ग्रेनेड से हमला करें, फिर भी वो आराम से घूमता रहता है। आप इस बात से कितना सहमत हैं मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे देखिए, 2018 में बीएनपी का कार्यकारी अध्यक्ष ये बना, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है। 2024 में हसीना के तख्ता पलट के बाद कई आरोप से ये बचा था और ये लौटा नहीं था, पर अब ये आ चुका है क्योंकि ये चाहता है कि बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर से एंट्री की जाए। अब आप बोलोगे खालिदा जिया का बेटा आ रहा है, उससे भारत को डरने की क्यों जरूरत है? डरना नहीं, भारत को सतर्क होने की क्यों जरूरत है? सतर्क होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये भी कट्टर इस्लामिक है। यानी कि जितने कट्टरपंथी आज बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए हैं, अगर ये बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री करता है तो ये मोहम्मद यूनुस का भी बाप है। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि अगर ये बांग्लादेश का पीएम बन जाता है तो पाकिस्तान की तरफ से जो कई बार पाक डिफेंस डील को लेकर चर्चा की गई, आप सभी जानते हैं ना, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ में डील करी और जितने भी यानी कि 57 इस्लामिक कंट्री को पाकिस्तान बार बार बोलते आया कि हर एक इस्लामिक कंट्री के लिए मेरा परमाणु बम हाजिर है। तो ये बांग्लादेश के साथ में डिफेंस डील करके वही बताना चाह रहा है कि अगर भारत बांग्लादेश के ऊपर हमला करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान देने के लिए आ जाएगा। अगर इस एग्रीमेंट पर साइन हो जाता है तो पाकिस्तान के पास में जितने भी हथियार है उसका उपयोग कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा। खैर उसके लिए तो हमारी K6, K5, ब्रह्मोस, बहुत प्रकार की मिसाइलें भारत ऑलरेडी बना चुका है, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं। पर पाक डिफेंस एग्रीमेंट जो है ये साइन कर सकता है, कट्टर है और बुरी तरीके से पूर्वोत्तर राज्यों में हलचल मचाने की ये कोशिश कर सकता है, जिसे लेकर अभी हाल ही में उन प्रोफेसर की तरफ से आगाह कर दिया गया था भारत को। आगे देखिए, उस्मान हादी की मौत के बाद में पहली बार उसका भाई, उस्मान हादी की हत्या करने के बाद में उसका भाई जो है यहाँ पर सामने आता है, बोलता है कि मेरे भाई की हत्या हुई है और किसी भारतवर्तीय व्यक्ति के द्वारा नहीं करवाई गई है। यह हत्या करवाई गई है किसकी तरफ से? मोहम्मद यूनुस की तरफ से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश के अंदर चुनाव करवा दिया जाए, इसकी अंतरिम सरकार बनी रहे। हर बार यह चुनाव को टालने की बात करते आया है और इसके सामने अगर दमदार दावेदार अगर कोई उम्मीद था तो वो उम्मीदवार था तो वो था उस्मान हादी, और उसे रास्ते से हटाने के लिए अंदरूनी ताकतों ने यह काम किया है। और उसे मारने के लिए केवल 1-2 व्यक्ति की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि पूरा सिंडिकेट बैठा हुआ था। इस प्रकार की बात भी कही गई है ये उस्मान हादी के भाई की तरफ से। साथ ही इन्होंने कहा था कि उस्मान हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए मुझे न्याय चाहिए, यहाँ पर मुकदमा चलाना होगा। और इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस की सरकार को 30 दिन का आखिरी अल्टीमेटम
दे दिया गया था कि अगर जनवरी के लास्ट तक इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं आया तो बांग्लादेश में बिना किसी चुनाव के एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। ये पूरे प्रकार की जानकारी जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी, उन सब के बारे में मैंने आपको यहां पर आकर डिटेल में बता दिया है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से साझा कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर AI सीखना चाहते हैं तो नारी 100 कोड का इस्तेमाल करके कूपन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से। जब आप कमेंट लिखने जाओगे ना तो सबसे ऊपर कमेंट दिखेगा एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाकर टाइप करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और वहां पर डिस्काउंट कोड की जगह आपको लिखना है नारी 100। आपको क्या लिखना है? नारी 100 आपको लिखना है, जिसकी वजह से आपको यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो AI का बड़ा महत्व है। अगर आप थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती रहने वाला है, और अभी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर भी है। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये वीडियो भी अपने दोस्तों के साथ में साझा कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।